किस प्रकार से ये नेशनलिज्म एक्सप्रेस किया जाता था। सो एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, कि जब तक हम इसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे लोग एक साथ मिलने वाले नहीं हैं। और जब तक लोग यूनाइट नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम देश को जो है अखंड नहीं बना सकते, एक नहीं बना सकते। ये देशभक्ति की भावना कैसे हमने एक्सप्रेस किया। तो फिर से हम बैक जाते हैं, ग्रेड 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, तो उसी की चर्चा फिर से है कि फ्रांस वॉज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट अंडर एब्सोल्यूट मोनार्क। तो हमने देखा था कि कैसे फ्रांस संपूर्ण रूप से लुईस 16 के द्वारा शासित किया जाता था। लोग लुईस 16 के रूल से खुश नहीं थे, राइट। उसके अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप, प्राइस हाई चली जाना, राइट, टैक्स बढ़ा देना, जो प्रिविलेजेस एंजॉय किए जाते थे। तो ये सभी कारण से लोग काफी नाराज थे लुईस 16 से। एफआर यहाँ मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए शॉर्ट में लिया है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म मोनार्की इनटू सॉवरेनिटी। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक महान यात्रा की, जिसे हम कहते हैं, जिससे पूरा विश्व प्रेरित हुआ कि उन्होंने राजाशाही को लोकशाही में तब्दील करने का प्रयत्न शुरू किया और सक्सेसफुल भी रहे। और इसीलिए हम लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा और इसमें भी पढ़ेंगे कि फ्रांस जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। कि अगर फ्रांस की कॉमन पीपल, सामान्य प्रजा, अगर ये क्रांति ला सकती है, राजा से प्रजा का रूल आ सकता है, तो बाकी देशों में क्यों नहीं। तो इस तरह यूरोप के बाकी देशों में भी क्रांति आई, जिसके कारण हमने फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा, रशियन रेवोल्यूशन देखा, एंड लेटर ऑन हमारे भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए। तो इसीलिए फ्रांस को विश्व के लिए एक प्रेरणादायी इंसिडेंट कहा जाता है। पीपल कंस्टिट्यूट नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो देश कैसा होगा, कैसे चलेगा, ये वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं, राइट। कि आपके पास डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होनी है, मोनार्की होनी है या डेमोक्रेसी, ये वहाँ की प्रजा डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ने। तो अगर प्रजा ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमें अब राजाशाही नहीं चाहिए, तो फिर वो समाप्त होकर ही रहेगी। क्यों? किसी भी देश का भविष्य उसकी प्रजा होती है। एंड वी आर लकी इनफ, सर्वे जो कहता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यंग और यूथ हमारे देश में है। और यही किसी देश की नींव या स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जिस देश के पास युवा पीढ़ी है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो उससे बड़े होते हैं उनको प्रूव करना है वी आर द बेस्ट। और उन्हें सही मार्गदर्शन, सही रिसोर्स मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकते, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। हमारी लाइफ में देखें तो जो आज हमारे लिए रोल मॉडल है वेरियस फील्ड में, वो आर्ट हो, साइंस हो, डांस, ड्रामा, तो उनके जीवन की अगर हम कथा, जिसे हम बायोग्राफी कहें या ऑटोबायोग्राफी कहें, जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितने कम रिसोर्सेस और डिफ़िकल्टी में उन्होंने आज महानता प्राप्त की है। एलन केलन, सुधा चंद्रन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन,
थॉमस अल्वा एडिशन, इन सब की अगर आप कहानियाँ देखें तो कितना, थॉमस अल्वा एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया, तो रिपोर्ट लेकर आए थे, इतने पढ़ने भी उनको अच्छी तरह नहीं आता था, माँ को दिया और माँ ने जब पढ़ा तो अंदर ही अंदर तो काफ़ी दुख हुई, पर जब उन्होंने पूछा कि माँ क्या है, तो उन्होंने बोला आपका बेटा बहुत होशियार है, हमारे स्कूल में अब उनको हम और नहीं कर सकते, तो आप उनको घर पर ही पढ़ाइए। और माँ ने पूरा पढ़ाई जो कराई, और हमने देखा कि कैसे एक an average or slow learner students like थॉमस अल्वा एडिशन, कई रिसर्च उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर उन्होंने विश्व को बल्ब दिया। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो एक दिन उन्होंने ट्रंक, यानी जिसे हम संदूक दे कहते हैं, पेटी कहते हैं, जब खोला और वो पत्र उन्हें मिला कई सालों के बाद, तब वो पढ़कर काफ़ी भावुक हो उठे। स्कूल ने वालों ने तो निकालने के लिए पत्र लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, उसे कुछ नहीं आता है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। पर माँ के दृढ़ संकल्प ने कि नहीं, मेरा बेटा यूनिक है। देखिए माँ के दृढ़ संकल्प ने क्या विश्व को दिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इन्वेंटर, आइजैक न्यूटन, सिर्फ एक एप्पल गिरने से उसने इतना बड़ा लॉ दे दिया। सो प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, खुद पर विश्वास रखें और कुछ न कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा आप करेंगे। वैसे भी सफलता तभी उसका मजा आता है जब हम लाइफ में फेल हो, तो ही उसका इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। Measures by French revolutionaries to introduce sense of collective identity amongst the French people। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपने लोगों के समक्ष, लोगों के बीच देशभक्ति की भावना, एकजुट होने की भावना, एक साथ काम करने की भावना और हम सब एक हैं, ऐसी भावनाएं लोगों में उजागर की। तो क्या वो पहलू थे, क्या वो कारण थे जिसके कारण फ्रांस के वासियों में ऐसी विचारधारा फैली कि हम पहले फ्रांसवासी, we are the French citizen, and then whatever the community caste, first state, second state and third, वो secondary है, पहले हम एक नागरिक है, फिर हमारी जो चीज़ है वो बात में। तो लेट्स सी वो कौन से एस्पेक्ट थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण फ्रेंच के लोगों में जागरूकता आई। तो सबसे पहला पॉइंट है द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटियोन। तो ला पात्रे का मतलब होता है फादरलैंड एंड ली सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। तो हम यहाँ के नागरिक, ये हमारा पितृभूमि जो हम कहते हैं, और ये हमारी जन्मभूमि है, इसका हम हिस्सा है। वी बिलोंग टू दिस, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये हमारी जवाबदारी है कि हम हमारे जन्मभूमि को स्वतंत्र रखें, स्वच्छ रखें, प्रॉस्पर रखें। न्यू ट्राई कलर फ्लैग, तो हमें पता है कि फ्रांस का पहले मोनार्कियल जो हम कहते हैं रॉयल फ्लैग था। तो रॉयल फ्लैग को हटा के नया ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया और आगे जाकर उसका ही इस्तेमाल होने लगा। स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, तो हमने देखा था कि जब तीनों
स्टेट की मीटिंग होती थी तो उसे स्टेट जनरल कहा जाता था, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, इनकी कंबाइंड मीटिंग को जो है स्टेट जनरल कहा जाता। तो फिर से नया इलेक्शन हुआ और स्टेट जनरल को जो है रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। ये हमने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। न्यू हाइम्स ओथ्स टेकन, तो मातृभूमि पितृभूमि की प्रशंसा में कई सारे गीत लिखे गए। लोगों ने कस्में ली कि देश को आज़ाद करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। और जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों का मान सम्मान किया गया, यानी जिसे हम मार्टियर्स कहते हैं। तो उनको, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया कि आपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, ये देश सदा आपका आभारी रहेगा। जैसे हमारे सोल्जर्स, सिपाही बिना अपनी फैमिली की चिंता किए हुए 24/7 इंटू 365 डेज बॉर्डर पर रहते हैं। कैसा भी सीजन हो, मौसम हो, क्लाइमेट हो, वो वहाँ से हटते नहीं। नेक्स्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन विथ यूनिफॉर्म लॉ। तो जैसे हमने देखा था कि अलग अलग किंगडम्स होती थी स्टेट्स के अंदर या कंट्री के अंदर, तो हर एक का अपना अपना खुद का नियम कायदे कानून होता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था कि अगर आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमें गुजरात से महाराष्ट्र जाना, महाराष्ट्र से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, तो हर एक स्टेट का अपना नियम कायदा कानून है, वो तो जरूरी है। पर कुछ पहलू पर वन नेशन वन लॉ होना चाहिए, जो हम यूनियन लिस्ट में पढ़ते हैं और पढ़ा है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया सर्टन एरियाज। जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज थे, उन सबको एबॉलिश कर दिया था। राइट, कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ा। ऐसे सभी प्रकार के जो बाधा रूप होते थे डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या लोगों के मूवमेंट में, या रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट लाने के लिए, वैसे सभी बैरियर्स को, रुकावटों को बंद कर दिया गया। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा ही था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने इसे इंट्रोड्यूस किया कि हर एक स्टेट में वेइंग मेजर्स अलग होता था, मेजरमेंट्स अलग होता था। तो अगर आप एक स्टेट से, हमारे इंडिया में ही 28 स्टेट्स है, अब हर एक स्टेट का है कि मेजरमेंट अलग होगा। लेट्स टेक एग्जांपल कि गुजरात में 1 kg बराबर 900 ग्राम है, महाराष्ट्र में शायद कहो कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होगा। तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा 28 स्टेट्स का मेजरमेंट याद करना। तो अगर आपका 28 स्टेट्स में बिजनेस चलता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना। इसीलिए एक सिंपल अंदाज हमें पता है, आप साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको पता है कि 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब आपको रटने की जरूरत, सब जगह यूनिफॉर्म है, वही चीजें यहाँ पर लाई गई। फ्रेंच भाषा, अब अलग अलग प्रांत है तो अलग अलग भाषा भी रहेगी। उस भाषा में उनके वहाँ जो सरकारी काम किया जाता है। अब क्योंकि अब एक राष्ट्र बन चुका है तो राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। लोकली भले हम अलग अलग बोले, पर पूरे राष्ट्र का जो सरकारी काम है वो एक ही भाषा में होना चाहिए। जैसे हमारे देश में हिंदी में होता है जनरली, कहीं पे भी आप जाए तो, या इंग्लिश में कोई भी आपको फॉर्म जो है नेशनल लेवल के लिए हिंदी और इंग्लिश में, एंड स्टेट वाइज डिफर करता है। जैसे गुजरात में है तो आप कोई फॉर्म लेने जाते हैं तो आपको गुजराती और इंग्लिश में फॉर्म मिलता है।
मे भी महाराष्ट्र में आप जाओगे तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी में मिल सकता है। तो हर एक स्टेट का अपना है, बट सेंट्रल लेवल पे दो ही भाषा में, इंग्लिश और हिंदी। तो फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन गई, यानी सभी गवर्नमेंट काम जो है वो फ्रेंच भाषा में होगा। रेवोल्यूशनरीज का जो मिशन था वो क्या था कि ये जो क्रांति शुरू हुई है उसे हमें जो है पूरे यूरोप में ले जाना है, उसे सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखना है। उन्होंने ये अपना उद्देश्य एक मिशन बना लिया, ये जो मसाल जली है इसे हम पूरे यूरोप के देशों में फैलाएं। तो जैसे जैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने अलग अलग देशों के ऊपर अपना विजय पताका फैलाया, वैसे वैसे यूरोपियन देशों में नेपोलियन बोनापार्टे के रिफॉर्म्स हम देखेंगे। So here you can see almost most of the European countries. अब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या रिफॉर्म्स किया, कैसे आजू बाजू के सभी देशों को उसने राइट किया। फ्रांस देख रहे हो, यहाँ इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यहाँ पे आप आयरलैंड, ब्रिटेन, जिसे आज हम इंग्लैंड कह सकते हैं, इस साइड आपका स्पेन, रोम, राइट, ये आपका इटली पूरा दिखा रहा है। फिर यहाँ ऑस्ट्रिया, रशिया। तो कैसे नेपोलियन ने इन सभी देशों को अपने कब्जे में किया, अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप के फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर यूरोपियन देशों के ऊपर कैसे पड़ा, इसे हम कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो क्रांतिकारी आई, राइट, तो हमने देखा है कि फ्रांस में भी जो क्रांति लाने वाला वर्ग था वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें फिलोसफर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये वो वर्ग था जो शिक्षित था। और हमें पता है कि शिक्षित व्यक्ति क्रांति लाने में सबसे आगे होते हैं या सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो हमारा फ्रांस का था, तो उन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाया। जैसे हमारे देश में अलग अलग पार्टीज है, तो वैसे ये क्लब्स हुआ करती थी, तो उन्होंने क्लब्स बनाई। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ने आर्मी के लिए एक मार्ग स्थापित किया ताकि वो पूरे यूरोप में जाकर फ्रेंच का डंका बजा सके। उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसे पूरे यूरोप में फैला सके और पूरे यूरोप का उद्धार हो सके। तो यहाँ आप दे सकते हैं कि स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। अब जैसे जैसे नेपोलियन की विक्ट्री आगे बढ़ती गई, तो उसने हॉलैंड को, बेल्जियम को, स्विट्ज़रलैंड, इन सभी देशों को और सर्टन पार्ट ऑफ इटली को 1790s के दरमियान अपने कब्जे में या अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इन सभी देशों में उसने जो है अपने विचारों को, यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो इन सभी देशों में उसने जागरूक की। जो फ्रेंच आर्मी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी फ्रांस बाकी यूरोपियन देशों के लिए, जैसे फ्रांस की प्रजा ने राजा के खिलाफ लड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई विथ लुइस 15 एज द हेड, तो उसी तरह इन सब देशों में भी यही चीज़ें हुई। लोगों ने क्रांति की और देश को आज़ाद किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने या फिर रिपब्लिकन बने।
तो हमने जिन कंट्रीज़ की बात की, जहाँ जहाँ नेपोलियन ने जिन जिन देशों को जीता, इन सभी जगह पर नेपोलियन ने अपने रिफॉर्म्स को सेट किया ताकि सभी एरियाज़ को रूल करना, डेवलप करना काफ़ी आसान और सरल हो जाए। तो उसे हम एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रूल कह सकते हैं। तो इसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 कह सकते हैं या नेपोलियन के रिफॉर्म्स कह सकते हैं। नो डाउट यहाँ ये भी वास्तविकता है कि नेपोलियन ने इन देशों की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को समाप्त किया और अपने प्रिंसिपल को सेटअप किया। अब इसके मिक्स्ड रिव्यू हो सकते हैं देखने को, कई लोग इसको फेवर भी करेंगे और कई लोग इसको फेवर नहीं करेंगे, वो हम आगे देखेंगे।